चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम लोग थोड़ा ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आप अपना CRN जो आपका CEN होगा और जो पासवर्ड होगा जब आप वो एंटर करेंगे तो आपको पहली स्क्रीन ये नज़र आएगी। इसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरा एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें है, उसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की हुई है। अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर का और सारा उसका इंटरफेस डिस्कस करें। अभी हम सीधा जो है वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर जो सवाल है जो फाइनल अकाउंट का उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सवाल शफल होके आते हैं तो हमें ज़रा थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ है आप लोगों के सामने जो कल बच्चों ने डिस्कस की थी, तो मैंने कहा बता दूँ। उसने कहा पॉइंट नंबर 8 में ए शीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क, you must submit the rough work sheet to the invigilator after completing your exams. No additional sheet will be provided. A notepad is also present with the exam software for rough working. Any working made on the rough work sheet or in the notepad will not be considered for marking. वो कंसिडर नहीं की जाएगी, यूज़ नहीं मतलब आपके मार्क्स उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस आप वो वापस दे आएंगे। अब आपके पास ये एग्जाम सॉफ्टवेयर है, अब आपको पता है इसमें से सारे क्वेश्चन जो है ना वो शफल होके आते हैं, तो इसलिए वो आपका जो फाइनल अकाउंट का सवाल है उसको ढूंढना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं होता ना, अब आखिरी चेक कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने उस दिन देखा था कि फाइनल अकाउंट का सवाल अब आखिरी नहीं होता, वो बीच में कहीं ना कहीं पड़ा होता है। लेकिन ये देखो, ये 2 नंबर का सवाल है, 39 नंबर जो है ये भी 2 नंबर का सवाल है, 38। तो ये मिक्स होके आ रहे हैं। अभी जो ICAP ने मॉडल पेपर दिया है इसमें तो ये सवाल मिक्स होकर ही आ रहे हैं। अब आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि इसको वो थोड़ा बेहतर कर दें। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इनके अंदर वही है, रेडियो बटन्स बने हुए हैं, सर्कल बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से एक ही ऑप्शन चूज़ करनी है। ये जनाब आपका सवाल का फॉर्मेट आ गया जी नया वाला। इस तरफ आपके पास ये PDF के अंदर जो है ये एक पेज है, इसके ऊपर जो है उसको जूम करने के लिए ये प्लस और माइनस के साइन बने हुए हैं। आप यहाँ से इसको क्लिक करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप जूम पे क्लिक करेंगे जूम इन हो जाएगा, जूम आउट पे क्लिक करेंगे जूम आउट हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान में ये जो विंडो है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं इस लाइन के ऊपर, तो आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले ज़रा सवाल देखना है तो उसके ऊपर जो है ना वो आपने इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये ज़रा यहाँ पे ज़रा कलेक्ट करने में, क्लिक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखें कर्सर जब इसकी लाइन के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो कर्सर का साइन, तस्वीर चेंज, शक्ल चेंज हो जाती है। यहाँ से आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये इस तरफ सवाल है और इस तरफ आपका जवाब है जो आपने देना है। हर एक के सामने ये भी लिखा हुआ है कि इस चीज़ के कितने कितने नंबर है। रेवेन्यू 1 नंबर का है। अल्फा ट्रेडर्स कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1, ये पूरा पूरा लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने कोई क्लास में पहले किसी बच्चे ने बताया था कि ये भी सिलेक्ट करना होता है। अगर सिलेक्ट करना हो तो कोई बात नहीं, सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ये ऑलरेडी इसने एंटर किया हुआ है। ऑल अमाउंट्स इन रुपीज़ आया हुआ है। रेवेन्यू है, ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2 नंबर के लिए आएगा, ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो इसने कहा है एंटर राउंडेड ऑफ नंबर विदाउट कॉमा, यानी कि राउंडेड ऑफ नंबर आपने लिखना है, डेसिमल्स में नहीं लिखना, यानी कि डॉट्स में नहीं लिखना आपने आंसर। डॉट्स क्या होते हैं आपके हैं जी 56.7, ऐसे नहीं लिखना आपने राउंड ही करना है। अगर 56.7 है तो इसको 57 करके लिखना होगा। अमाउंट्स की थाउजेंड्स में राउंडिंग भी करनी आपको आनी चाहिए। बस आपने यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा रेवेन्यू के अंदर अगर आप ऑप्शंस पे जाएं तो रेवेन्यू के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, 1811,800। जो सबसे पहली अमाउंट होगी ना वो डेफिनेटली आपकी ट्रायल की अमाउंट होगी। ट्रायल में देखो ये आ रहा है रेवेन्यू, तो ये ट्रायल की फिगर ऑलरेडी उसने यहाँ पे लिखी हुई है और उसने कुछ एक ऑप्शन उसमें प्लस की हुई है, एक माइनस की हुई है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें यहाँ से देखकर एक बात तो ये पता चल गई है कि इसमें ना एक एडजस्टमेंट है सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जो एडजस्टमेंट है ना उसकी अमाउंट जो है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अमाउंट तो 1300 ही है। जो भी उसकी कैलकुलेशन है अमाउंट जो है वो 1300 ही है। हाँ प्लस होनी है कि माइनस, वो हमें बाद में पता चलेगा। प्लस है यानी कि अगर वो चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है, अगर वो चीज़ क्रेडिट हो रही है तो रेवेन्यू भी क्रेडिट में ऐड हो जाएगी, अगर डेबिट हो रही है तो प्लस हो जाएगी। तो आधा सवाल, सारा सवाल बल्कि आपके सामने सॉल्व ही हो चुका है। आपने बस इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर देखें तो 1498 जो है ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये आ गई परचेजेस के अंदर। परचेज हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिल जाएंगी। देखो जरा परचेजेस कितनी है, 149800, 149800 ये आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक भी हमें ट्रायल के अंदर मिलना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक किधर है, ये रहा 34,300, 34,300 प्लस ओपनिंग स्टॉक,
ये वाली फिगर तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें और भी इसमें से क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर मुझे पता चल जाए तो ये तीनों ऑप्शंस क्लोजिंग स्टॉक की हैं, तो जैसे ही मैं क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लूंगा, मैं ये इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो सारा सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ है, बस आपने गौर से देखना है और ऑप्शंस को अपना टाइम बचाते हुए सॉल्व करना है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा ना, इसका देखो कोई नंबर नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का कोई नंबर नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा ना, सिंपल आपने यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है, लेकिन इसका नंबर ही कोई नहीं है, इसको एंड पे लिख देना। अगर आप अपना सवाल फाइनली टैली करके देखना चाहते हो हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करके आएगा। सेलिंग एक्सपेंस के अंदर अगर आप जाएं तो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर 12450 जो है ये सारा का यहाँ से कहीं से आ रहा होगा। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, ये है सेलिंग एक्सपेंस, ये इसने यहाँ पे लिख दिया है। फिर एक चीज़ प्लस और माइनस हो रही है, तो हमें ये भी पता चल गया कि जो इसमें प्लस या माइनस होनी है अमाउंट वो 160 है। सिर्फ अब हमने ये देखना है कि वो उसकी एंट्री में जाके देखेंगे कि प्लस होनी है कि माइनस होनी है, तो इसकी भी सिर्फ एंट्री सोचेंगे, कैलकुलेशन से हमें जो है ना वो पता चल जाएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसने 3 हेड्स बनाए हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो ये 3 जो है ना, ये आपने तीनों एक्सपेंस के हेडिंग्स देखने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फाइनेंस चार्जेस अलग से लिखे हुए हैं, टैक्स का सेक्शन नहीं बनाया हुआ क्योंकि टैक्स अभी आपको नहीं आएगा, वरना इसके बाद टैक्स का सेक्शन होता है और नीचे होता है नेट प्रॉफिट। अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जाएं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपको आ रही है, सिर्फ एक ही लाइन में लिखा हुआ है एज एट 31 दिसंबर 20x1। हालांकि ये 3 लाइंस होती हैं, कोई बात नहीं, असल में 3 बातें बतानी होती हैं, तो वो हमें उससे वो फर्क नहीं पड़ता। नॉन करंट एसेट 1 नंबर के हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या हो रहा है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कोई चीज़ माइनस हो रही है, अब वो 8750 से माइनस हो रही है, 3250 से माइनस हो रही है, या 12000 से माइनस हो रही है, ये चीज़ देखने वाली। ठीक है जी, इन्वेंट्री के अंदर कुछ प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री की जो बैलेंस शीट से जो ट्रायल बैलेंस से फिगर आ रही है वो 46,300 आ रही है। प्री पेमेंट्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये सारे के सारे कैश एंड बैंक है, टोटल करंट एसेट्स, ये भी आपने अमाउंट एंटर करनी है, ये भी अमाउंट एंटर करनी है। ये आपने ऊपर से सारी आइटम्स को कैलकुलेशंस के ऊपर जमा करके नीचे लिख देना है, यानी कि ये सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, रेवेन्यू में से जो आपने सेलेक्ट किया है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से जो आपने सेलेक्ट किया है, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चलेगा। तो प्लस माइनस जो है वो आपने इजीली कैलकुलेट कर लेने हैं, वो आपने टाइप करने हैं। यहाँ पे जो फिगर आपने टाइप करनी है वो आपने कैसे लिखनी है, राउंड करके लिखनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशन से निकलने वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने बताया था। हमने कहा था कि इंटरेस्ट और टैक्स हम अलग कर देते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए कि वो हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं रखता। इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट जो है वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लिमिटेशंस की वजह से होता है कि हमारे पास कैश ही नहीं था काम करने के लिए, तो उसको अलग दिखाएं। उसी तरह से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की बदमाशी होती है, वो भी हमने अलग दिखाना है, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो बल्कि वो इसकी एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है ना, कि ये मेरा कसूर है कि मैं इस मुल्क में पैदा हो गया, सही है, या हमारा कसूर है कि हम इस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स ही ले जा रही है। तो वो टैक्स अलग करके दिखाएं ताकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चले कि ये जो बिजनेस है इसके ऑपरेशन से, जिस काम के लिए ये बिजनेस बना है, उससे कितनी इनकम या कितने एक्सपेंसेस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखते हैं। वो सिंपल बात है, यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इक्वल आएगा। ठीक है जी, एंटर राउंडेड ऑफ विदाउट कॉमा, आपने अमाउंट्स लिखनी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि ऑल अमाउंट्स आर इन 1000। ठीक है जी, तो हर चीज़ का, हर आइटम का जो है वो एक आंसर है। अच्छा, अब ज़रा सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम जब सोल्यूशंस में आए, मैंने आपको कल सजेशंस बताई थी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करनी है सबसे एंड पे। सबसे पहले किस चीज़ की वर्किंग करनी है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो पहला पॉइंट है जी क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि एक पॉइंट के अंदर एक से ज़्यादा चैप्टर की एडजस्टमेंट्स नहीं देगा। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है तो वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की ही होगी, और फिर क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री के चैप्टर की एडजस्टमेंट्स किसी और जगह पे नहीं देगा। वो ये नहीं होगा कि एंड पे जाके फिर दोबारा एक और जो है वो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन निकल आए। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी है वो इधर ही है सारा कुछ। ये क्या है, प्री पेमेंट्स। मुझे पता चल गया कि ये अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स है, ये भी हमने ज़रा ठहर के करने हैं। ये क्या है, ये भी रेंट है, अक्रूवल्स है, प्री पेमेंट्स एक्सपेंसेस ठहर के करते हैं। एडवांसेस रिप्रेजेंट 3 मंथ्स एडवांस सैलरी, ये भी ठहर के करते हैं। लोन अक्वायर किया था 1 जुलाई 2017 को, इसके ऊपर भी जो है ना वो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ऊपर लोन आ रहा है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे।
Depreciation of property, plant and equipment is charged at 10% on straight line method. Depreciation should be equally divided between distribution and administrative expenses. Depreciation की डिवीजन है. Depreciation कैसे कैलकुलेट करनी है? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर. तो हमारी जो accumulated depreciation है property, plant and equipment 32,500 है. Accumulated depreciation जो है वो 8,750 है. ठीक है जी, 1 जनवरी 2001 के ऊपर. तो अब इसकी डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी? 10% कौन सा है जी? स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर. तो एसेट की कॉस्ट का 32,500 का 10% हम लेंगे. 32,500 का 10% कितना होगा? 3250. ये हमारी एसेट की डेप्रिसिएशन होगी. एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस मौजूद है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. उसने कहा डेप्रिसिएशन 2 चीजों में डिवाइड करनी है भैया. डेप्रिसिएशन डिवाइड करनी है 50% डिस्ट्रीब्यूशन में और 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हम एक जगह पे नहीं बल्कि 2 जगहों पे दिखाएं. तो हम कर लेंगे. हमारी एंट्री क्या होगी? 1625 हाफ. हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? 1625 की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डेबिट होगा किधर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किधर है? ये ऊपर होंगे ना. देखो, हो सकता है कि हमारा सिर्फ इतनी ही एंट्री से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की फिगर का आंसर पता चल जाए. लो जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की का आंसर आ गया 7,460 जो है उस ये आपका एक्सपेंस था. मजीद एक्सपेंस डेबिट हुआ, डेबिट में डेबिट ऐड होगा, 9,085 रुपये आ गए. तो मैं कहूँगा भाई ये तो मेरा 1 नंबर पक्का. दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में चलते हैं. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1625 ये भी ऐड ही करना है. 8800 देख लो, ट्रायल में 8800 ही है ना. ट्रायल में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8800 हैं. 8,800. तो जनाब ये भी मेरे 1 नंबर पक्का. लेकिन अभी तो तुम रुको, एक और काम भी करना है ना. क्या करना है? एसेट्स के अंदर या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट. अभी आपने अपनी जो एंट्री बनाई थी उसका सिर्फ डेबिट साइड लिखी है ना. एंट्री किधर एंट्री लिखते हैं? एंट्री है क्या हमारा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट 1600 कितना था? 25. और दूसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा था? सेलिंग एक्सपेंस डेबिट 1625 से. क्रेडिट हमने किसको करना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो 3250 से होगी क्रेडिट. अब जरा देखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फिगर जाती किधर है? एसेट में से माइनस होके लिखते हैं ना. इसका मतलब ये है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होके लिखेंगे. तो जनाब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर एसेट्स के अंदर देखें क्या माइनस करना है? 3250. हम इसको सिलेक्ट कर देंगे. 3 नंबर आ गए हमारे. हमारे 3 नंबर पक्के हो गए हैं इस सवाल में से. अब हम इसको यहाँ पे भी छोड़ाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए जो है वो हम लोगों ने करना है. तो हम हर एडजस्टमेंट की एक एंट्री करेंगे. उसके बाद देखेंगे कि ये एंट्री किधर किधर जा रही है और वहाँ पे जाके चेक करेंगे. हो सकता है कि हम अपने फाइनल आंसर पे पहुँच ही जाएं. ठीक है, तो हमारे पास जो है ये होगी कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड्स ओवरड्राफ्ट ऑफ 1490. कैश और बैंक बैलेंस के अंदर 1490,000 का एक ओवरड्राफ्ट मौजूद है. हम ऊपर से सारी चीज़ें छोड़ाए हैं. हम अब ये वाली वर्किंग की है. हमारा कल हमने एक रूल डिफाइन किया था कि इजी एडजस्टमेंट्स पहले करेंगे, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड्स 1490 का ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लायबिलिटी है. तो ये पूरी की पूरी 1490 ओवरड्राफ्ट में पड़ी होगी. और कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो हमारे पास किधर पड़ा हुआ है जी? ट्रायल बैलेंस के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस 5550 ये रहा, ये रहा. ठीक है जी. अच्छा, अब ये है कैश और बैंक बैलेंस दोनों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है. हमने कल बात की थी कि जब इकट्ठा करके लिखा हो तो हमने अलग अलग करना होगा. तो जनाब ये देखिएगा कैश और उसमें जो है ना माइनस किया हुआ था ओवरड्राफ्ट. तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था? ठीक है जी, 5550. जबकि उसने हमें अलग से बताया है कि ओवरड्राफ्ट की जो अमाउंट है वो कितनी है भैया? 1490. 3 जीरोस हमने इसमें इग्नोर करने क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ट्रायल जो है वो इन थाउजेंड्स आ रहा है, रुपीज इन थाउजेंड्स. और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भैया पूरी रुपीज के साथ आ रही है. देखो रुपीज पूरा लिखा हुआ है, रुपीज और उसके साथ 3 जीरो नहीं लिखे हुए, रुपीज लिखा हुआ है. तो ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारा 1490 का है.
तो ये है जी 1490 का ओवरड्राफ्ट, तो हमारे पास टोटल 5550 बनता है। तो कैश कितना होगा जी, कैश विल बी इक्वल टू 5550 प्लस 1490, कितना बना 7040। तो हमने क्या किया, सिर्फ ओवरड्राफ्ट और कैश को अलग अलग किया। अब जरा चलते हैं डेमो क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो जरा, ओवरड्राफ्ट किधर आएगा, लायबिलिटीज के अंदर। लायबिलिटीज किधर है, ये है नीचे। हो सकता है कि हम ओवरड्राफ्ट में एक ऐसी चीज पे पहुंच जाएं, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट सीधा सीधा ही एक नंबर का उसने दिया हुआ, हो सकता है ये इकट्ठा होता तो हम देखते कि यार क्या हम इससे आंसर पे पहुंच सके हैं कि नहीं। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओवरड्राफ्ट है 1490 का, एक नंबर और आ गया, कितने हो गए 4। कैश एंड बैंक बैलेंस पे चलते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस का एक नंबर है, और ये कैसे आया था 5550 प्लस 1490, यही निकाला ना अभी हमने, 5550 प्लस 1490, तो ये कितने हो गए 5। तो 1/4 ऑफ द पेपर हमने सॉल्व कर लिया, 5 नंबर इसमें से हायर कैलकुलेट कर लिए। अभी तक हमने कोई भी मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं देखी जो आपको खास तौर पे लगती है। यहाँ तक खैर देख लीजिएगा कि एडजस्टमेंट्स के अंदर हमने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट निकाल ली और कैश एंड बैंक बैलेंस की एडजस्टमेंट निकाल ली। अच्छा, वो एडजस्टमेंट्स भी ईजी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी, इसके बाद मैंने क्या बताया था जी आपको, ऑर्डर में क्या करना है। अगर ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या था भैया, इसके बाद बैड डेट्स वगैरह और इस तरह की कैलकुलेशंस हैं। डेप्रिसिएशन हो गई, बैड डेट्स की बैंक एंड कैश, ये था हमारे पास, ये हमने कर लिया, ये नहीं था छोड़ दिया, बैंक और कैश की एंट्री कर ली, एरर कोई नहीं है। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की एंट्रीज अब हमने करनी, ठीक है जी। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की तरफ चलते हैं। अक्रूवल्स है हमारे पास, ये पॉइंट नंबर 2, 3, 4 और 5। नॉर्मली अक्रूवल्स की एंट्रीज जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा ज़रा देखना, सबसे पहली पॉइंट नंबर 2 करें। अच्छा कौन सा करें, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सी कैलकुलेशन करें, 4 कर लेते हैं, चलो जी 4 करते हैं। ये याद रखना है कि कौन कौन सी कर ली। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एडवांस रिप्रेजेंट 3 मंथ एडवांस सैलरी टेकन बाय ए सेल्समैन ऑन 1 नवंबर 2001। उसने कहा जी कि ये जो एडवांसेस हैं ये वाले 240 के, ठीक है नजर आ रहे हैं, एडवांसेस 240 के, ये एक सेल्समैन की सैलरी थी जो 3 मंथ का एडवांस उसने लिया था। कब लिया था, 1 नवंबर को। तो ये अभी तक हमारे पास इसकी कोई हमने एंट्री नहीं की। इसका ये मतलब है कि नवंबर और दिसंबर का एक्सपेंस हो चुका है। तो हमने इसके एडवांस में से जो 3 महीनों का लिया था इसने ईयर एंड के ऊपर, क्या ये सारा का सारा एडवांस है, जी नहीं, इसमें से 2 महीनों का एक्सपेंस हो चुका है। तो हमने एडवांस में से 2 महीनों की चीजें निकाल के एक्सपेंस में डालनी है, ठीक है जी। तो ये 3 महीनों का अगर 24,000 है तो 1 महीने का कितना होगा, हम एडवांस को करेंगे क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे, सैलरी को। तो जनाब सैलरी एक्सपेंस डेबिट एडवांस क्रेडिट 2 महीनों की सैलरी से 240 लिया था इसने, तो तकसीम 3 करेंगे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 16 का जो है वो हमारा एडवांस में से क्रेडिट हो जाएगा। एडवांस कितने का रह जाएगा, 8,000 का एडवांस क्रेडिट हो रहा है, एडवांस क्रेडिट हो रहा है, और सैलरी एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा है। सैलरी एक्सपेंस जो है वो डेबिट करना है, सैलरी में 16 ऐड होगा। चले जाके देखते हैं जहाँ पे सैलरीज लिखी हुई हैं उसमें हो सकता है कोई एक ही ऑप्शन हो जिसमें 16 ऐड हो रहा है, हम टिक कर देंगे, है कि नहीं। अच्छा देखो सैलरीज किधर जाती हैं, सैलरीज हमारी जाती हैं जनाब, और डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ये तो हमारी वैसी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना, सेलिंग एक्सपेंस में जाते हैं। सेलिंग एक्सपेंस के अंदर 160 ऐड हुआ हुआ है, 12,610, 12,450 जो था वो सेलिंग एक्सपेंस था, वो हमारे ट्रायल में आ रहा था 12,450, ठीक है, और उसमें हमने 160 जो है वो ऐड कर दिया, तो 12,610। तो सेलिंग एक्सपेंस का भी एक नंबर पक्का। अभी आपने जो एंट्री बनाई थी उसकी सिर्फ डेबिट साइड की एंट्री की है। एडवांस एक्सपेंस 16 क्रेडिट हो रहा है, एडवांस एक्सपेंस जो है वो हमारा माइनस हो रहा है, 16 की उसमें कमी आ रही है। जरा जाके देखते हैं कि एडवांसेस के अंदर जो है वो हम लोगों ने एसेट के अंदर आएगा ना, एडवांसेस हमने लिखे हुए हैं, ये एडवांस लिखा हुआ है, इसकी ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि इसमें और भी एडवांसेस हों जो कि बाकी जो 3 एडजस्टमेंट्स है उसमें से किसी एक से निकले, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है। आप देखें 240 हमें ट्रायल से मिल रहा है और 160 जो है इसमें हमने ऐड करना है कि माइनस करना है, एडवांसेस को क्रेडिट कर रहे हैं तो 160 इसमें से माइनस होगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा।
7 नंबर हो गए हमारे, ठीक है। तो असल बात यह है कि जब आप सवाल को विदाउट द आई कैप सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन आई कैप का सॉफ्टवेयर आपको आधा सवाल तो समझो खुद सॉल्व करके दे देता है। हम लोगों ने कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर ली, आपने करना ये है कि जो पेपर आपके पास होगा ना उसके ऊपर नुक्कर पे छोटा सा ना सारी एडजस्टमेंट के नंबर्स लिख लेने, और जो जो एडजस्टमेंट्स करते जाए ना उसको क्रॉस करते जाना कि मैंने ये एडजस्टमेंट कर दी है, ठीक है। तो जनाबे वाला आपने क्या किया है, मैं भी यहाँ पे बना लेता हूँ। हम लोगों ने एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एडजस्टमेंट्स थी, 7 ही थी। हम लोगों ने कर ली है 6-7 कर ली है और 4 कर ली है। अब बताएं जी, एक के अलावा बताएं कौन सा डब्बा खोलूं? अच्छा 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर द लोन वाज एक्वायर्ड। कौन सा लोन? लोन किधर है? ट्रायल में होगा। वो कहते हैं जी लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 20x1 एंड द एंटायर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज रीपेबल ऑन 30 नवंबर 2002। हम किधर खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं 2001 के एंड के ऊपर, यानी कि अगले 9 महीनों में ही सारा का सारा प्रिंसिपल हमें पे करना होगा। दो चीजें, इधर से हमारा निकलेगा इंटरेस्ट का एक्सपेंस। ये मैंने आपको बताया था कि ट्रायल के अंदर से जो लोन होता है उसके साथ जो है उसने 14% लिखा हुआ है, तो ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 1750 मतलब 17,500। तो इससे दो काम करने हैं, एक तो 17,500 का आपका टोटल लोन है, ये आपका करंट पोर्शन है कि नॉन करंट पोर्शन है। लोन के अंदर से हमने नॉन करंट और करंट पोर्शन अलग अलग करने होते हैं। तो 17,500 क्योंकि हमने सारा का सारा लोन जो है पे कर देना है कब? 30 नवंबर 2000 पे, तो वो 9 महीने बाद बनते हैं। 30 नवंबर जो है 11 महीने बनते हैं, 11 महीने बाद पे कर देना हमने। तो जिस डेट पे खड़े होके हम देख रहे हैं ना उस डेट से आगे 12 महीने काउंट करने होते हैं, सही है। ये नहीं देखना होता कि लोन लिया कब था, तो जिस डेट पे खड़े हैं उससे आगे 12 महीने देखें। तो ये जनाबे वाला आपका बनता है 11 महीने, और 11 महीनों के अंदर जो लोन पे किया जाता है वो आपका कौन सा लोन होता है? करंट होता है सारा का सारा। तो ये सिंपल है जनाब, ये तो हमारा करंट में ट्रेड एंड अदर पेबल्स शॉर्ट टर्म लोन में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन में देखिए उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, 0 लिखा हुआ है, 17,500 लिखा हुआ है। ये तो हम ना भी पढ़ते इधर आते तो हमने ये 17,500 ही टिक कर देना था, क्योंकि 0 तो नहीं ना हो सकता शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है जी। ये ले जी 17,500, हाँ 0 तब होता है जब वो कहता है कि सारा लोन और इंटरेस्ट आज से 3 साल के बाद पे करना है, तो करंट लाइबिलिटीज में नहीं आता, फिर सारा का सारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है। लॉन्ग टर्म लोन भी हमें पता चल गया कितना है। लॉन्ग टर्म लोन अब कितना होगा? 0। ये लो एक नंबर और 9 हो गए। अच्छा अभी हमने 5वीं एडजस्टमेंट नहीं की है। 5वीं एडजस्टमेंट में क्या था कि 10 वो हमने 14% का इंटरेस्ट चार्ज करना था। अब इंटरेस्ट के बारे में उसने ये नहीं कहा कि ये पे हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या आपने लिखा हुआ है? ये हम लोग क्यूएम के अंदर पॉसिबल आउटकम्स बना रहे थे, ठीक है, ठीक, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या था जी? लॉन्ग टर्म लोन भी हमारा 0 हो गया, 9 नंबर हो गए। और हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल जो है ये आपकी लायबिलिटी बनेगी। कितनी अमाउंट है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल 17,500 का लोन था, 10% का इसके ऊपर इंटरेस्ट था, तो क्या टाइम 14% था, 14% का इंटरेस्ट था। टाइम कितना था जी? नहीं वो तो 11 माह थे। आज से आगे कब पे करना है? हमने इस साल उसको कितना इस्तेमाल किया है? लोन कब लिया था? द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 20x1, तो जुलाई से ऑनवर्ड 6 महीने बनते हैं। तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ का ही तो चार्ज करना होगा। दिसंबर में बना रहे भैया। सबसे पहले इस चीज को 10 दफा बोला करो, ऊंची आवाज में नहीं, दिल में, कि हमारा ईयर एंड क्या है। आप लोगों के लिए आसानी है, इस वक्त पीआरसी में ईयर एंड 31 दिसंबर ही होता है। थोड़े से बड़े हो जाएं आपको ऐसे ऐसे ईयर एंड दिया करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया। तो अभी 31 दिसंबर ईयर एंड है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी अब ये बात नहीं कर रही, आगे बताओ। 17,500 14% और 6/12, ये ना फिर मुझे बाद में वीडियो एडिट करनी पड़ती है तो खबरदार। 17,500 14% 6/12 कितना बनता है जी?
1225 का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और 1225 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, तो 1225 और 1225। अब देखिएगा ज़रा, इस एंट्री की डेबिट साइड किधर जाएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाके ऐड होगी। आपको पता है कि ये अलग से दिखाया जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या ख्याल है? ये देखो, ये हमारी रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहते हैं। तो फाइनेंस चार्जेस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? फाइनेंस चार्जेस में आपको 1225 नजर आ रहा है। अच्छा, क्या ट्रायल में भी कहीं पे है और भी फाइनेंस चार्जेस हैं? हाँ, ये 450 का इंटरेस्ट ऑन ओडी भी है। तो हमें यहाँ से भी हिंट मिल गया कि यार इंटरेस्ट ऑन ओडी यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। तो 450 में 1225 ऐड हो रहे हैं, 450 में 2450 ऐड हो रहे हैं। 2450 तो ठीक नहीं, 2450 पूरे साल का इंटरेस्ट है। जिन बच्चों ने साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया होगा ना, जिन्होंने टाइम पर पोर्शन नहीं किया होगा, वो ये इस आंसर को टिक कराएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है तो फिर हम 6 महीने के लिए ये इंटरेस्ट लेंगे। तो 450। और जिन बच्चों ने ये चीज़ मिस कर दी ना कि हमारे पास ट्रायल के अंदर भी एक आइटम आ रही है 450 की, तो वो भी जो है ना इसको टैली नहीं कर पाएंगे। तो हमें ट्रायल के अंदर से भी देखना होगा कि चीज़ें पूरी हो गई हैं कि नहीं। तो फाइनेंस चार्जेस 450 प्लस 1225 इज इक्वल टू 1675। एक नंबर फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट हो गए। क्रेडिट एंट्री किधर जाएगी? डेबिट जो है वो डेबिट में जाके ऐड हो जाएगी, डेबिट एक्सपेंस में। ये लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल। देखते हैं कि हमारी लायबिलिटीज के अंदर कोई और चीज़ भी है कि सिर्फ यही है? एसेट्स आ गए, एसेट्स के नीचे यहाँ से हमारी लायबिलिटी स्टार्ट हो रही है। कैपिटल आया, कैपिटल के नीचे आया नॉन करंट लायबिलिटी। क्या हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है? वो हम वैसे सेलेक्ट कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म लोन। क्या हमारे ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं? जी नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स देखें, ट्रेड एंड अदर पेबल्स वैसे क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, पेबल्स। इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है। ठीक है जी, नीचे आ जाए इंटरेस्ट पेएबल। और ये भी वैसे ना रूल होता है कि इंटरेस्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ जहां जहां है ना अलग अलग दिखानी होती है, मिक्स नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो बिजनेस का एक लेवरेज था जो वो हासिल नहीं कर सका। ठीक है, उसका ट्रेड पेएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स बिजनेस से रिलेट कर रहे होते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज से रिलेट कर रहे होते हैं। तो भैया इंटरेस्ट पेएबल जो है ये हमने बताना है कितना है? 1225 ही है। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ प्लस माइनस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ना ये उधर से आ रही। अब देखो आई कैप कितना सियाना है, उन्होंने ये किया कि 2450 यहाँ पे भी लिखा है। तो जिस बच्चे ने टाइम वाली आइटम मिस कर दी होगी ना, वो बड़ा चौड़ा चौड़ा होकर आ रहा होगा कि भाई मैंने तो ये दोनों चीज़ें भी ठीक की है। तो रॉन्ग कैलकुलेशन का दोनों जगहों पे जो इम्पैक्ट जाना है, उसने रॉन्ग ऑप्शंस भी दोनों बना के दिए हैं कि बच्चे को लगे कि मैंने ठीक कर दिया, लेकिन आपने घबराना नहीं। 1225 एक नंबर ये भी आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम हर एडजस्टमेंट के बाद आपकी बात सुनता हूँ मैं, आप क्या कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो कि हम हर एडजस्टमेंट के बाद जाके देखेंगे कि हम वहाँ से क्या चीज़ टिक कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ज़रा जो है वो एक्टिव माइंड के साथ हम बैठे होंगे ना, तो हम सही आंसर पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आधा सवाल तो हमारे सामने। आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल होंगे। देखिए ना यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस का 1 नंबर है। उसने ये नहीं कहा कि जब बाकी ठीक होंगे फिर इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल छोड़ो। ठीक है सही है, टोटल करे ही ना, टोटल करे ही ना। ठीक है, एंड पे जब टाइम मिले तो फिर कर ले। वो आखिरी 5 मिनट मैंने कहा था ना कि वो देने आपने, तो इसके टोटल कर लिया करें, लेकिन उसके नंबर्स कोई नहीं। दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल अच्छा है गाना है। हाँ, अगर ठीक किए होंगे ना, ठीक किए होंगे तो डेफिनेटली टैली होंगे। 5 नंबर भी हो गया। हाँ जी, 2 और 3 में से कौन था ये लो 2.5 भी हो गया। ठीक है, ठीक है, उस्ताद पुत्र उस्ताद ही होता है। 3 नंबर या 2 नंबर? 3 नंबर। ओके, 3 नंबर की एडजस्टमेंट देखते हैं। 1 जुलाई 2001, 1 जून 2001। ओके, साल के मिड में क्या हुआ जी? ए मशीन वाज गिवन एट ए क्वार्टरली रेंट। एक क्वार्टरली रेंट पे एक मशीन दे दी थी हमने। क्वार्टरली रेंट कितना होता है? 3 महीनों का रेंट। 3,75,000 रुपये जो है वो उसका क्वार्टरली रेंट था, रिसीवेबल इन एडवांस। ये एडवांस में मिला था। ठीक है जी, अब जरा सोचें कि उसने कहा एक मशीन थी जो हमने रेंट पे दी थी। जो चीज़ हम रेंट पे देते हैं क्या वो हमारा एसेट होता है? क्या बात कर दी यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि जो चीज़ हम रेंट पे देते हैं हमने तो एसेट रखा होता है इस्तेमाल करने के लिए।
तो ये तो जो रेंट पे दे दिया, तो इस तरह की चीज़ को क्या करेंगे? तो एसेट की डेफिनेशन जाके पढ़ो, उसने कहा था कि कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो रेंटल पर्पसेस के लिए ही क्यों ना रखी हो। एसेट उस चीज़ को भी कहते हैं जो यूज़ करनी है, यूज़ होनी है, या सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होनी है, या आपने रेंट पे दी है। एसेट हर उस चीज़ को कहते हैं। तो ये एसेट ही है हमारा भैया, इस पर परेशान नहीं होना। एसेट जो था वो हमने दिया 3,75,000 रुपये का। रेंट जो है वो क्वार्टरली रिसीव्ड इन एडवांस है। अब देखें पहले क्वार्टर का रेंट जो है वो कहाँ तक आएगा। ठीक है जी, पहला क्वार्टर जो है टाइमलाइन इसकी बनेगी। पहला क्वार्टर शुरू हो रहा है 1 जून से लेकर कहाँ तक जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी? अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक जाएगा। और फिर उसके बाद अगला क्वार्टर जो शुरू होगा वो फरवरी तक जाएगा, 28 फरवरी तक। ये वाला जो पहला क्वार्टर है इसकी पेमेंट इस तारीख पे आई होगी, हमने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर ली। ये वाला जो क्वार्टर है दिखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये भी 3 महीने ही है। ये जो है इस पूरे की पेमेंट इस डेट पे आई होगी, हमने पूरी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर ली, अच्छी बात है। ये वाला जो क्वार्टर है इसकी पेमेंट भी जो है वो इस डेट पे आई होगी और हमने सारी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर ली। अब हम कहेंगे कि ये गलत हुआ। देखो ये तीनों अंडे एक जैसे हैं साइज में, ये याद रखिएगा। ये भी 3 महीने का टाइम पीरियड है, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का, वो गलती से इतना बड़ा बन गया। ठीक है जी, तो ये तीनों अंडे बराबर हैं। तो ये वाला जो 3 महीने का टाइम पीरियड है इस डेट पे, क्योंकि उसने कहा एडवांस में मिलेंगे, तो एडवांस में मिले, हमने इस डेट पे रिकॉर्ड कर लिए। ये वाला का इधर मिला, हमने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये वाला जो है जब ये 31 नवंबर को यानी कि 1 दिसंबर को जब हमें ये पेमेंट मिली होगी तो हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली होगी, क्या? हमारा रेंट या कैश अकाउंट डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 3,75,000। अब ज़रा इसको ना देख भी लेते हैं, हमारे ट्रायल में इनकम वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ आ रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमने इसको एडवांस या अक्रूड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया हो कि ये हमारे पास जो है वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ट्रायल में जाएंगे, ट्रायल में ज़रा देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, accumulated depreciation, inventory, trade payables, prepayments, advances, cash and bank, capital, drawing, 14% loan, trade and other payables, revenue, purchases, selling, distribution, rent income। रेंट इनकम देखो कितनी रिकॉर्ड की हुई है? 1125। कैसे बनता है? 3750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 दफ़ा पेमेंट आई ना साल में, उसने 9 के 9 महीनों को अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। तो रेंट के तौर पे ये नहीं आनी चाहिए थी। 1125 तकसीम करें ज़रा 3 के साथ कितना बनता है? 1125 तकसीम 3, 375। 375 1125 तकसीम 3, ये 3 क्वार्टर्स की पेमेंट है जो उसने ट्रायल में लिखी हुई है। यानी कि उसने यही किया है कि उसने तीसरे क्वार्टर की पेमेंट भी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। अब बताओ ज़रा, ये इनकम होनी चाहिए थी? नहीं, सिर्फ 1 महीने की इनकम होनी चाहिए थी, 2 महीनों का एडवांस होना चाहिए था। तो हम रेंटल इनकम में से माइनस करेंगे, रेंटल इनकम में से माइनस करेंगे, यानी कि रेंटल इनकम को डेबिट करेंगे और एडवांस इनकम जिसे हम अक्रूड इनकम कह सकते हैं या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं इसको, ये आ जाएगा। अक्रूड इनकम कितनी आएगी? 375। 3 सालों की होती है, 3 महीनों की होती है, तो इसमें से 2 महीने का हमारे पास एडवांस आ गया है। इनकम रिकॉर्ड करनी थी 1 महीने की, हमने 3 महीनों की रिकॉर्ड कर दी, तो 2 महीने जब हमें रिवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि एक तो सही किया हुआ है ना। ठीक है जी, तो ये कितना बना जी? 250,000। तो रेंटल इनकम 250,000। हम लोगों ने अक्रूड इनकम को माइनस करना है, अक्रूड इनकम को क्रेडिट करना है और रेंटल इनकम को डेबिट करना है। अब रेंटल इनकम देखो ट्रायल में थी ना, वो थी 1125 की, उसमें से 250 हमने माइनस करना है। तो उधर चलते हैं, देखो रेंटल इनकम थी 1125 की, ये लिखी हुई है। ये जब हम लोग अपने पास लिखेंगे तो ये हमारी इनकम्स के अंदर आएगी, अदर इनकम्स के अंदर। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है कि हमारी अदर इनकम्स के अंदर जो है ये आइटम हमारे पास मौजूद हो। 1125 आ रहा है ना, 1125 आ रहा है ट्रायल वाला, उसमें से जो माइनस करनी है फिगर या प्लस करनी है? माइनस करनी है, क्योंकि डेबिट कर रहे हैं ना हम, क्रेडिट की फिगर थी डेबिट कर रहे हैं। तो 250 एक नंबर और आ गया। अभी हमने क्या किया है? हमने रेंटल इनकम को डेबिट किया है।
ये वाली एंट्री की है। अब अक्रूड इनकम को, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी होती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2,50,000 250 से हमें क्रेडिट करना होगा। अक्रूड इनकम हमारी लायबिलिटीज़ में जाके होगा जी, लायबिलिटीज़ के अंदर अक्रूड इनकम हमारी जो है वो किस में होगी, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में ही फिर होगी, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। क्यों? क्योंकि ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट कर रही थी ना, हमने बिजनेस एक्टिविटी की है। तो देखिएगा 28,740 हमारा ट्रायल बैलेंस से आ रहा है और प्लस 250 हम लोग जो है वो क्योंकि क्रेडिट कर रहे हैं ना, लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है और वो भी क्रेडिट कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट क्रेडिट आपस में जमा होंगे। तो हम लोगों ने 28,740 प्लस 250, तो ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है जी, तो हमारी जो वर्किंग कंप्लीट हुई है वो कौन सी है भैया? 3 नंबर। किधर लिखी हुई है जी? 3 नंबर भी हो गई, 2 नंबर भी कर लेते हैं। इतनी सारी वैसे प्रैक्टिस ना आई कैप भैया, ये ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2, प्री पेमेंट्स इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3 लाख रुपए का पेड फॉर ऑनर्स पर्सनल प्रीमियम। द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2002। उसने कहा जी कि आपका प्री पेमेंट्स के अंदर जो है फायर इंश्योरेंस है 3 लाख की। प्री पेमेंट्स कितनी है जनाब? ट्रायल बैलेंस में देखेंगे 7,80,000 की। ठीक है जी, तो ये 780 जो है, जो उसने लिखा हुआ है, ये प्री पेमेंट्स हैं बहुत सारी। इसमें से वो ये कह रहा है कि इसके अंदर 3 लाख रुपए की प्री पेमेंट जो है इंश्योरेंस की, वो 1 साल के लिए 3 लाख की है ऑनर की, और जो पॉलिसी है वो वैलिड है 31 मार्च 2002 तक। 2 चीज़ें हैं इसमें, देखना ज़रा, ये थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। 7,80,000 जो है टोटल, एक तो ये पूरा का पूरा हमें छेड़ना नहीं है। हमने 7,80,000 में से सिर्फ 3 लाख के बारे में बात किया उसने कि ये 3 लाख तो है जी ऑनर का, ये तो ड्राइंग्स में जाएगा। प्री पेमेंट्स में क्या कर रहा है? प्री पेमेंट्स में क्या कर रहा है? ये ड्राइंग्स में जाएगा 3 लाख। तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और प्री पेमेंट्स अकाउंट क्रेडिट। प्री पेमेंट में था ना, प्री पेमेंट में से माइनस किया 3 लाख रुपए, यानी कि 300 से, तो ये काम हो गया। फिर वो रिमेनिंग जो इधर रह गया, इधर कितना रह गया होगा भला? 780 में से 3 लाख माइनस किया तो 480 रह गया। इस 480 के बारे में कहता है कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये 1 साल की है, और वो साल हमारा 31 मार्च पे जाके एंड हो रहा है अगले साल। तो पॉलिसी जो जो आपकी जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसको भी तो हमने उतना एक्सपेंस में डालना है ना जितना टाइम गुजर गया है। तो अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी क्योंकि 1 साल की होती है, तो ये हमारी जो स्टार्ट हुई होगी, तो जो साल जो है 20x2 पे 31 मार्च पे ख़त्म हो रहा है, वो स्टार्ट कब होगा? मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेट से अगला दिन ले लेते हैं और साल से पिछला साल ले लेते हैं। डेट से अगला दिन है 1/4, तो वो 1/4 यानी कि 1 अप्रैल और 2000x1 से स्टार्ट हो रहा होगा वो टाइम पीरियड। लेकिन चलते चलते हमारा ईयर एंड आ गया विच इज़ 31 दिसंबर 20x1। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी के अंदर से जो हम 4,80,000 रुपये की कह रहे हैं कि ये हमारी एडवांस है, हमारी 9 मंथ्स की जो है वो तो एक्सपेंस हो चुकी है, 3 मंथ की एडवांस है। तो प्री पेमेंट तो सिर्फ 3 मंथ की है, 9 महीनों का तो एक्सपेंस जाना चाहिए। तो 9 मंथ्स के इतना इसका कितना बनेगा जी? 480,000। 480,000 तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कितना बना जी? 360 बना। चलो जी 360 कर लेते। 360,000 जो है ये आपका एक्सपेंस में जाएगा, बाकी अभी प्री पेमेंट्स में पड़ा रहने दें। ये आपका एक्सपेंस में जाएगा, बाकी अभी प्री पेमेंट्स में पड़ा रहने दें। तो जो एक्सपेंस में जाएगा उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? हम लोग एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्री पेमेंट्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 360 लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? 1000 पे राउंड कर रहे हैं ना, तो हम इसको 360 लिख लेते हैं। तो ये 2 एंट्रीज हमारी बनी है। अब ये दोनों एंट्रीज से हमारा जो है वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ड्राइंग्स डेबिट करनी है 300 से। हम लोग अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ड्राइंग्स पे जाएंगे और डेबिट करना है हमने 300 से। ड्राइंग्स क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में भी हैं कुछ? ड्राइंग्स पहले देख लें, ट्रायल बैलेंस में है 8480 की, 8480 की ये है। तो हमारे पास इसमें मजीद डेबिट करना है ड्राइंग्स में, तो डेबिट में डेबिट प्लस होगा। तो ये देखें ज़रा, 300 ऐड करना है,
तो हम लोगों ने जो अकाउंटिंग एंट्री बनाई थी ये वाली, ये ऐड होगी। प्री पेमेंट में से 300 माइनस करना है। अच्छा, प्री पेमेंट में से 300 भी माइनस करना है और 360 भी माइनस करना है। तो प्री पेमेंट को भी देख लेते हैं। प्री पेमेंट्स हमारी यहाँ पे एसेट्स में होती हैं, ठीक है जी। एसेट्स के अंदर ये ऊपर आ गए प्री पेमेंट्स, ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। 780, इसमें से 300 माइनस करना है, 300 माइनस करना है, 480 आ गया। अच्छा, यानी कि इसका मतलब है उसने वो एक्सपेंस वाली एंट्री नहीं की। अच्छा हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं, उसकी थी, बिजनेस की ही थी। ठीक है। चलो दोबारा पढ़ते हैं। इसने कहा जी, द पेमेंट्स इंक्लूड फायर इंश्योरेंस पेड फॉर ओनर्स पर्सनल प्रेमिसेस, द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च 20x2, ठीक है। ये वैसे तो ओवरऑल की बात कर रहा है, लेकिन चले उसने उसकी एंट्री नहीं की। जो हम लोगों ने बाइफर्केशन की है ना, ये वाली, ये बाइफर्केशन की उसने एंट्री नहीं की, ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही। तो ठीक है, हमने अवेलेबल ऑप्शंस में से ही टिक करना होता है। तो हमारी अवेलेबल ऑप्शन में प्री पेमेंट की ऑप्शन सिर्फ यही है कि वो 300 वहाँ से माइनस होना है। 780 माइनस 300, ये हमारा 480 जो है वो प्री पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है जी। 20 प्री पेमेंट्स इंक्लूड्स 31 मार्च 20x2। हाँ, अगले साल तीसरे महीने तक जाएगी ना, तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। खैर वो होनी तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं की हुई, ठीक है, होनी चाहिए। आपकी एनुअल पॉलिसी जो होती है वो बाइफर्केट होती है, साल के एंड पे जितना टाइम पीरियड उसमें से गुजर चुका होता है हमने करना, आपने ऐसे करना है सवाल में अगर आएगा तो, जैसे मैंने कराया है। इसमें मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं की, हो सकता है गलती हो गई। अच्छा जी, प्री पेमेंट्स इंक्लूड्स फायर इंश्योरेंस, और ये फिर इसका मतलब है दूसरी एंट्री तो है नहीं, सिर्फ यही वाली एंट्री है जो उसने की हुई थी, तो वो हमने दोनों जगहों पे टिक कर दी है। अच्छा जी, लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। वी कुड नॉट कंप्लीट दैट इन द क्लास। तो जो हमारी आखिर में, सबसे आखिर में हमने जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह और इस तरह की चीज़ों की करनी होती है। पॉइंट नंबर 1, तो इसको ज़रा मैं साइड पे ले आता हूँ और यहाँ पे हम लोग ज़रा इसकी बात करते हैं। इसके बारे में इसने कहा जी, द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 दिसंबर इज़ 46.3 मिलियन। तो 46.3 मिलियन का जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। और इसमें इसने कहा है कि फिजिकल इन्वेंट्री से, अकाउंट से हमें एक और चीज़ पता चली है कि 9,50,000 का कुछ गुड्स ऐसी शामिल हैं विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर फॉर विच द नो एंट्री हैज़ बीन मेड। तो उसकी कोई एंट्री नहीं की गई थी। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि जब हमने इन्वेंट्री काउंट किया तो उस वक्त हमारी इन्वेंट्री निकली 46.3 मिलियन की, और उसमें हमारे पास 950 मिलियन की कुछ और अमाउंट भी शामिल थी। इसका मतलब ये है कि 46.3 मिलियन में ये 950 मिलियन तो शामिल है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसकी एक सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। उसने इन गुड्स के बारे में बताया था कि ये जो गुड्स है 950 की, ये सेल हुई थी 1.3 मिलियन की, यानी कि बेसिकली इसकी जो सेल्स की एंट्री है वो 1.3 मिलियन से की है ऑन क्रेडिट इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि ये उधार पे बेची गई थी। तो इसकी हमने अकाउंटिंग एंट्री क्या की होगी? हमने लिखा होगा जनाब डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जनाबे वाला अब ये चीज़ें आ गई हैं वापस, तो इसकी जो है वो सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी होगी, जो कि हमने नहीं की हुई। तो हमारी जो सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी वो होगी जनाब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट क्या होगी जनाब? 1300। और क्योंकि हम लोग जो है ना वो 1000 की राउंडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ 3 जीरोज़ में नहीं लगा रहा। तो एक तो ये अकाउंटिंग एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जो कि आपने कर दी है, नहीं की है, अभी हमें करनी पड़ेगी सेल्स रिटर्न की एंट्री। सेल्स रिटर्न टू डेटर्स की एंट्री होगी और इससे हमारी जो है वो सेल्स रिटर्न्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या ये स्टॉक जो है 9,50,000 का ये आपके स्टॉक में शामिल है, तो जी हाँ, ये हमारे स्टॉक में शामिल है। तभी तो हमें पता चला कि भाई ये चीज़ें वापस आई थी, इसकी हमने अकाउंटिंग एंट्री नहीं की। लेकिन उसने एक और चीज़ बताई है इन गुड्स के बारे में। मजीद जो बात उसने बताई है वो ये बताई है कि 80 यानी कि जो कंपनी है इन्होंने ये डिसाइड किया है, देखा है कि ये चीज़ें अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, तभी तो वापस आई हैं। और अब जब ये वापस आ गई हैं तो 40% ऑफ ओरिजिनल सेल प्राइस पे बिकेंगी। यानी कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये जो चीज़ शामिल है 950,000 इसके अंदर शामिल है 46,300,000 के अंदर, इसमें से 9,50,000 की NRV की जो है वो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जनाब इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं? हम कहते हैं जी 46,300 का हमारा स्टॉक है, इसमें से आउट ऑफ फैशन जो है स्टॉक वो कितना है? आउट ऑफ फैशन स्टॉक इज़ अराउंड 950,000 का हमारा स्टॉक है, 9,50,000 का स्टॉक है, यानी कि 950 लिख लेते हैं। और रिमेनिंग जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारे पास अभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ, जो कि है 45,350 का।
हाँ, इसके लिए जो है वो अब हमें चेक करनी पड़ेगी एनआरवी, ये इसकी कॉस्ट है और इसकी एनआरवी कितनी है। एनआरवी के बारे में उसने बताया है कि ये 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे ही बिक सकेगी। इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है जिसके ऊपर इसको अभी हमने पहले भी बेचा था 1300 के ऊपर, तो इसकी एनआरवी जो है वो 1300 मल्टीप्लाई बाय 40% यानी कि 520 की ये बिकेगी। 520 यूनिट 520,000 की ये इन्वेंट्री आइटम्स जो हैं ये बिकेगी। इसका मतलब ये है कि हमें एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या आप एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लें या आप ये देख लें कि आइटम्स को किस किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री 45,300 की ये है और 520 की इन्वेंट्री ये है। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आएगी वो किस अमाउंट पे आएगी, 45,350 एंड 520 520। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 45,870। 45,870 पे जो है ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअली रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब आपको पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो है वो एंट्री क्या होती है, वो होती है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जनाबे वाला ये दो एंट्रीज हमारे पास निकली हैं। एनआरवी जो है वो क्योंकि अभी हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था इसलिए एनआरवी लॉस की एंट्री भी हमने अलग से नहीं लिखी। तो हमारे पास इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो निकलेगी 45,350 45,350। लेकिन ना ये हमारे पास 4 लाइन आइटम्स आ गई हैं, 2 अकाउंटिंग एंट्रीज आ गई हैं जो हमने पास करनी है। हर एडजस्टमेंट से हमने अकाउंटिंग एंट्रीज निकालनी होती है। तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री आ गया। 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल्स रिटर्न 1300 करते हैं। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में जाएं तो हमारे क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न आपको पता है सेल्स में से माइनस होंगी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स हैं, रेवेन्यू के अंदर 181100 जो है ये हमारा ट्रायल से आ रहा है। 181100 ये रहा। ठीक है जी, अब ये ट्रायल से तो आ रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है जी, हम लोगों ने 1300 इसमें ऐड करना है या माइनस करना है। तो जवाब है माइनस करना है क्योंकि वो सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हमारे पास यहाँ पे और ट्रायल में तो नहीं है ना, ट्रायल में कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। इसका मतलब है कि सेल्स रिटर्न 0 थी। अब हमने 1300 की सेल्स रिटर्न की है तो वो हम 181100 में से 1300 माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास एक नंबर और कंफर्म हो गया। दूसरी हमारी अकाउंटिंग एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर्स में जाके। तो अब अगर हम डेटर्स में जाके देखें तो हो सकता है कि डेटर्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो क्लोजिंग हमारे पास अमाउंट आ जाए। डेटर्स हमारे किधर होते हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये जनाब देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास ट्रायल से कितने आ रहे हैं, 36,800। किधर है, ये रहा ट्रायल के अंदर 36,800 के ट्रेड रिसीवेबल्स। और इसमें से हमने 1300 माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं और क्रेडिट हो रही थी एंट्री। अगर हम एंट्री को जाके दोबारा देखें तो देखें सेल्स रिटर्न जो है ये डेबिट हो रहे हैं, सेल्स में से माइनस होंगे, और डेटर्स जो हैं ये डेटर में से माइनस होंगे, डेटर्स भी कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो है ये अकाउंटिंग एंट्री, इसके दोनों इम्पैक्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। दूसरा जो है वो है जी इन्वेंट्री 45,350 की आएगी हमारी। तो हम लोग जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर और यहाँ पे देखते हैं 45,350। ठीक है जी, ये हमारी 870 सॉरी 45,870 ये वाली सॉरी एंट्री होनी चाहिए थी 45,870। तो इन्वेंट्री की हमारी जो एंट्री होगी 45,870 से होगी। 45,870 45,870। ठीक है जी, ओके। अब 45,870 हमने इन्वेंट्री में सेलेक्ट किया और ऊपर से हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी 45,870 वाली जो है वो हमारी एंट्री होगी। अब देखें ज़रा, ये सबसे आखिर में वो अमाउंट आ रही है 34,200। ये है हमारी परचेजेज होंगी, ओपनिंग स्टॉक होगा। देखें 34,200 हमारा ओपनिंग स्टॉक है। 149,800 हमारी परचेजेज हैं, 149,800 परचेजेज हैं और उसमें से हमने माइनस करना है 45,870 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये हमारी बनती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी ही एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ से हमने सारी ही ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर ली हैं। ठीक है जी, सारी ऑप्शंस टिक कर ली हैं। मेरा ख्याल है ये कैपिटल रह गया, तो कैपिटल की अकाउंट जो है वो एज इट इज़ आपने एंटर करनी है। कभी कभार वो आपको कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए भी कह सकता है ओपनिंग कैपिटल वगैरह, तो वो कोई इतना इशू नहीं है, हम लोग उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे उसने कैपिटल हमें दिया हुआ है तो कैपिटल हम यहाँ से पकड़ेंगे। कितना कैपिटल है जी, यहाँ पे आ रहा होगा कैपिटल है 60,395। हमने अमाउंट्स लिखनी है विदाउट कोमा। ठीक है जी,
राउंड ऑफ करके, यानी कि कॉमा भी नहीं आना चाहिए, डेसिमल भी नहीं आना चाहिए। नेट प्रॉफिट जो होगा ये ऊपर से आएगा। अब हम इनको एक एक करके जमा कर लेते हैं। तो जनाब ये हमारे पास आएगा जी 42,000। कैसे कैलकुलेट किया हमने? रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स 42,000 में से 12,610, 10425, 9085 माइनस किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 9880। फिर उसके बाद हम लोगों ने अदर इनकम्स ऐड की। ये याद रखिएगा, अदर इनकम्स ऐड होंगी, फाइनेंशियल चार्जेस माइनस होंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया जी 9080। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ये 9080 का नेट प्रॉफिट हम लोग अपने कैपिटल के नीचे लिखेंगे। खैर बहरहाल ऑनवर्ड चलते हैं जी। हमने कोई सम या सब टोटल्स वगैरह करने हैं तो ये हम करते जाएंगे। यहाँ पे है जी टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स में करंट एसेट्स का टोटल होगा 45,870, 35500, 80, 480 एंड 7040। तो ये हमारे पास बनता है जनाब 89,400। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20,500 हमारे पास आ गया। जब हम इसको इसके साथ जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स बन जाएंगे 109900, 109900, 109900। ठीक हो गया जी। इसके बाद इक्विटी की तरफ चलते हैं। कैपिटल आपने लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट ऊपर से आपका आएगा। नेट प्रॉफिट आपने अभी निकाला था 9080, तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 9080 होगा। ठीक है जी। ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग के बाद उसने कहा है क्या, आपने ये टोटल बताना है इक्विटी का टोटल। तो इक्विटी का टोटल जो है 60395 कैपिटल, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग्स माइनस करनी है। आपको पता है ड्राइंग्स हमारी माइनस होती हैं 8780। तो ड्राइंग्स जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60695। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आगे चलते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी जीरो हैं। करंट लाइबिलिटीज़ और ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह, उसने कहा है टोटल करंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करें। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ किस किस को जमा करके आएंगी? ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं 28,990 की, 17,500 की, 1,225, 1,490। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं ये हमारी कितनी बन जाएंगी? 49,205। ओके। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी फिर जो है वो हमारी किसके इक्वल आएगी? 49,205 ये, और 60,695 के हमारे कैपिटल्स हैं। इन दोनों को जमा करने से हमारे पास आंसर आएगा जी 109900। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इस तरह से आ गया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल एसेट्स भी 109900 आ रहे हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ भी 109900 आ रही हैं। तो कंक्लूड करते हैं जी इस एरिया को। हमने ये देखा है कि हमें आई कैप की जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसके अंदर जो सिलेक्शन करनी है उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अगर हम लोग अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को सामने रखें तो हम लोग इजी मार्क्स पहले सिक्योर कर सकते हैं, और इन इजी मार्क्स की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर रीज़नेबल परफॉर्म कर सकते हैं। 100% टैली ना भी हो तो भी, क्योंकि हमारे पास मार्क्स अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, तो हम एक एक नंबर करके यहाँ से ईजिली गैदर कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि एक एडजस्टमेंट जो होती है वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो डेबिट एलिमेंट है जब वो कहीं पे जाके तो उस अमाउंट को एडजस्ट करता है तो वो चीज़ जो है वो हमें एक नंबर दे देती है, और क्रेडिट एलिमेंट भी एक नंबर दे देता है। तो बेसिकली एक एडजस्टमेंट दो नंबर हमें सिक्योर करके दे देती है। ठीक है। और जहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर, जैसे ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, इसमें दो अकाउंटिंग एंट्रीज बननी थी, तो ये हमें 4 नंबर इसने सिक्योर करके दिए थे। वो कैसे? इसकी वजह से हमारे 3 अकाउंट्स सीधे हुए थे, बल्कि 4 अकाउंट सीधे हुए थे, सेल्स का, डेटर्स का, इन्वेंट्री का और कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो ये 4 जो है ना, ये हमारी 2 नंबर की एडजस्टमेंट्स हो गई थी। 4 नंबर इसमें से हमें मिल गए बेसिकली। इन्वेंट्री का 1 नंबर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के 2 नंबर, डेटर का 1 नंबर और सेल्स रिटर्न का 1 नंबर। तो बेसिकली तो अगर देखा जाए तो इसमें तो हमें 5 नंबर मिल गए इस एडजस्टमेंट में। तो ये जो है ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, और एक एक करके हमने अपने मार्क्स यहाँ से सिक्योर करने हैं।